हाँ बेटा, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 2 एसएचएम का अध्यारोपण। क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन? 2 एसएचएम का अध्यारोपण। अपन ने लास्ट टाइम तक स्पेशल एसएचएम पढ़ लिए थे, पृथ्वी की सुरंग में गति, ठीक है। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था पृथ्वी की सुरंग में गति, उसके बाद अपन ने पढ़ा था क्या नाम, द्रव के अंदर गति। तो द्रव में तो एसएचएम है हमेशा, पृथ्वी की सुरंग में भी एसएचएम है, चाहे कितना ही दूर विस्थापित करो, लेकिन सुरंग से बाहर मत ले जाना, नहीं तो दोलन हो जाएगा। ठीक सर। आवर्तकाल याद है 84 पॉइंट, कितना ही विस्थापित करो, आयाम पे निर्भर नहीं करता कितना दूर लेकर, नहीं, केंद्र से विस्थापित करते ही 84.6 मिनट आया, उसका आवर्तकाल होता है यानी कि 1.5 घंटे। ठीक है। अब 2 एसएचएम का अध्यारोपण, 2 एसएचएम का अध्यारोपण में भी ये 2 बातें होगी। क्या? एक समान दिशा में एसएचएम हो, ये समान दिशा का मतलब यूं नहीं, समान दिशा का मतलब वाई दिशा में एसएचएम हो रहे हैं। ठीक है। तो किसी बिंदु पर 2 तरंग अध्यारोपित हुई, और याद है एसएचएम की समीकरण पढ़ी आपने, एक है y1 बराबर a1 sin ओमेगा टी, और दूसरी है y2 बराबर a2 sin ओमेगा टी प्लस कुछ कोण कला, ये डेल। तो एक है a1 sin ओमेगा टी और एक है a2 sin ओमेगा टी प्लस डेल, ये कुछ कलांतर। तो क्या मैं बोल दूं, पहली तरंग से दूसरी तरंग ये डेल आगे, यानी कि फाई कर दो, फाई कला में यहाँ डेल ही रहने, चल डेल आगे। तो सही बात है, एक तरंग पहले पहुंच गई जो डेल आगे निकल गई है, और तो मैं बोल दूं इतनी ऊपर गई तब ये पहुंची, थोड़ी आगे निकल गई, तो ये बोलती प्रारंभिक कला। सब एसएचएम में पढ़ा होगा था। ठीक है। तो ये अब दोनों मतलब अपन ने पढ़ा शुरू में, तो ये दोनों मिल गई, दोनों मिलकर तो देख a1 sin ओमेगा टी। सर ये क्या एसएचएम नहीं है क्या? अरे बेटा हाँ, मतलब शुरू में पढ़ा हुआ था कहने बाद, ये a1 sin ओमेगा टी और ये, तो दोनों का अध्यारोपण हुआ था। अध्यारोपण के सिद्धांत से y नेट बराबर y1 प्लस y2, तो अध्यारोपण से तो ये दोनों अध्यारोपित हो गई। y नेट बराबर a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस डेल, ये दोनों मिल गई। आगे आ जाओ। तो ये a1 sin ओमेगा टी और ये फिर इसको sin a प्लस बी के सूत्र से खोला, तो sin a प्लस बी तो sin a cos b, ये देखो sin a प्लस बी तो sin a cos b प्लस cos a sin b, ये sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो यहां से मैं बोल दूं a1 sin ओमेगा टी, अब ये sin ओमेगा टी कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो sin ओमेगा टी कॉमन लेते हैं, a1 प्लस a2 cos फाई आ गया, ये a2 cos फाई, तो ये a1 प्लस a2 cos फाई sin ओमेगा टी बाहर ले लिया। ठीक है, क्लियर है। प्लस ये a1 प्लस a2 cos फाई, ये sin ओमेगा टी, तो ये sin a प्लस b के सूत्र से खोल के sin ओमेगा टी साथ कर दिया, फिर cos ओमेगा टी साथ कर दिया, तो ये cos ओमेगा टी, ये sin ओमेगा टी। sin ओमेगा टी का गुणांक हो गया ये इसको स्मॉल a बोल रहा हूं, तो आपने ये बेसिक मैथ में पढ़ा होगा, ये नियत राशि को a बोल रहा हूं और इस नियत राशि को b, तो ये हो गया cos का गुणांक, cos ओमेगा टी का गुणांक b और sin ओमेगा टी का a। तो एक बेसिक मैथ में ए हल करने पर, बेसिक मैथ से मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि बेटा 11th तेरे को इतनी माथामुड़ी करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है, तो बेसिक मैथ में सूत्र पढ़ा हुआ है, लिख रहा हूं a sin थीटा के गुणांक को a नियत राशि है b इंटू प्लस b cos थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर देख a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर sin थीटा प्लस एक नया कोण शाई, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन और कोस के जो गुणांक है, ये ध्यान में कोण समान होना चाहिए, थीटा थीटा, ध्यान रखना। तो बेसिक मैथ में एक सूत्र होता है, पढ़ा या नहीं पढ़ा मैं वापस बता रहा हूं, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, मतलब ये थीटा थीटा समान हो, तो साइन और कोस के जो गुणांक है उनका वर्ग करके रूट कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर sin थीटा प्लस नया कोण शाई, sin थीटा प्लस कोण, ये हो गया परिणामी आया, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से बोल दूं ये a नेट, जहां a नेट बराबर कितना हो गया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ध्यान रखना साइन और कोस के गुणांकों का वर्ग करके रूट कर दो, तो मैं बोलता हूं यहाँ साइन का गुणांक ये a हो गया, ये देखिए स्मॉल है जिसको यहाँ a बोल रहे हो, ऐसे कोस का गुणांक ये b हो गया, तो इनका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग कर दो और जोड़ के ये रूट कर दो, ये है ना। और यहाँ पे फिर आ जाएगा बेटा साइन, ये साइन थीटा प्लस ये शाई, तो शाई या तो a नेट हो गया, टेन शाई बराबर कोफिशिएंट कोस का गुणांक बटा साइन का गुणांक, ये होता है साइन का गुणांक, बोलो। तो कोस थीटा का गुणांक या b होता है, तो b बाई a कर दो बराबर b बटा a, कोस के गुणांक को b, तो ये देखो कोस का गुणांक हो गया ये और साइन का गुणांक हो गया ये, तो ये b बाई a, देखो यार, तो ये a नेट हो जाएगा क्या, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग का रूट अंडर, तो ये देख जहां a नेट बराबर देख ये a का वर्ग, ये देख ये a का वर्ग, ये a का वर्ग और ये देख ये b का वर्ग का जोड़, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग का रूट अंडर, तो इसका वर्ग करा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई, तो यहाँ से a1 a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये बन गया 1 sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई 1, तो यहाँ से आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 sin cos फाई, ये बन गया सूत्र। टेन शाई बराबर कितना आ जाएगा, टेन शाई बराबर आ जाएगा कोस का गुणांक बटा साइन का गुणांक, ये देखो कोस का गुणांक
ये कोस का गुणांक a2 साइन फाई, साइन का गुणांक a1 प्लस a2 कोस फाई, तो यहां से आ जाएगा a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई, ये आ गया। तो टेन शाई बराबर आ गया a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई, a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई। ये सब तुमने सदिश में भी पढ़े, इनको याद रखने का तरीका याद है? सदिश में दो सदिश ए और बी का परिणाम याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, देखो वही। फिर याद है तो उसमें कोण परिणामी का एक सदिश से कोण तो याद है टेन फाई, टेन शाई बराबर a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। बिल्कुल सर, तो ये सब सूत्र वही वाले। तो ये बेसिक मैथ की ये चीज पता होनी चाहिए आपको, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर साइन थीटा प्लस फाई। समझ गए? तो ये सारी बात समझ में आ गई सर। तो ये परिणामी और ये सब आ गया सदिश का, ठीक है। तो उसी टाइप का सूत्र है, ठीक है सर। एक क्वेश्चन करा दो, आ जाए एक ही क्वेश्चन करेंगे इसमें। यदि समान दिशा के दो SHM जिनकी समीकरण y1 बराबर फोर साइन ओमेगा टी व y2 बराबर फोर साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3 है। ठीक है, तो परिणामी तरंग का आयाम की समीकरण लिखिए, की समीकरण, ठीक है, उसमें सब आ जाएगा, समीकरण लिखिए, ठीक है, इसमें सब आ जाएगा आयाम। जैसे आयाम निकालना था तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, तो सीधा निकल जाएगा cos फाई, ठीक है। तो पर अपने परिणामी समीकरण लिख लेते तो उसमें सब आ जाएगा। तो आ जाओ सॉल्यूशन। तो क्या मैं बोलता हूँ y नेट बराबर आ जाएगा, ये y नेट बराबर a नेट साइन ओमेगा टी प्लस न्यू एंगल शाई, ये क्या हो गया परिणाम। अब यहाँ से a नेट निकालना है और शाई निकालना है, ठीक साहब। तो यहाँ से a नेट बोलो, ये a नेट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, है ना, पूरा सूत्र लिख रहा हूँ एक बार, a1 a2 cos फाई। तो यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 cos 128, 120 डिग्री हो गया ना का रूट अंडर। तो 120 डिग्री का मान कितना हुआ? तो cos में ग्राफ देखो, cos 120 डिग्री, इधर देख बेटा, बेसिक मैथ है। cos 120 डिग्री, तो ये 0, 90, ये 180, ये 120, ये 120। तो मैं बोल दूं 120 डिग्री पे मान, तो यहां से मैं बोल दूं ये देख वक्र एक जैसा, 180 से पीछे जाना और ये 0 से आगे जाना है, देख ये देख ये वक्र, तो 0 से आगे चलना और 180 से पीछे चलना। तो मैं बोल दूं 60 पीछे गया, 120 के लिए 60 पीछे, तो यहां से 60 आगे आ जाओ, बस ऋणात्मक मान होगा, या धनात्मक हो गया ऋणात्मक। तो 60 आगे याद मान कितना होता? cos 60 का मान, तो cos 60 का मान होता है बेटा 1/2, तो यहाँ आ जाएगा -1/2। ए बेटा 60 आगे गया तो 1/2, तो इधर 60 पीछे गया तो -1/2। यस सर, तो यहाँ रखो, तो यहाँ जाएगा 4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 2 इंटू 4 का वर्ग, है ना, और ये -1/2, ये रूट अंडर। तो वो 2 से 2 गया और ये 4 का वर्ग माइनस में से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। तो मेरा तो a नेट 4 ही आ गया। ए बायोलॉजी, है ना, मात्रक नहीं लिखा मैंने। तो ये 4 का वर्ग और यहाँ 4 का वर्ग 2 और -1/2, 2 से 2 कट गया और ये माइनस से ये 4 का स्क्वायर से कट गया, ये आ गया 4। अच्छा, अब a नेट आ गया। अब आ जाओ टेन शाई, तो यहाँ से टेन शाई बराबर कितना लिखो बोलो? a2 साइन फाई, पहले एक बार सूत्र लिख दो, अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई, ये होता है ना सूत्र। फाई मतलब दोनों का बीच का कलांतर, जो कि ये 100 कितना है, 120 डिग्री। चला जाए तो रखो यहाँ से, तो यहाँ पे a2 कितना है बेटा? a2 है वही 4
और साइन 120 डिग्री है ना, हल पीछे कर दूंगा, एक बार यहाँ लिख देते हैं। फिर A1 4 प्लस 4 कोस 120 डिग्री, ये आ गया टेन शाही। ठीक सर, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो? तो टेन शाही बराबर ये, तो यहां से आ जाएगा साइन 120 साइन 60 के बराबर। देखो साइन का भी ग्राफ बना, कोस 120 तो निकाल ही लिया, -1/2 साइन 100, देखो ये 180 होता है, तो बोल दो साइन 120 यानी कि 60 पीछे, ये 120 डिग्री, तो 60 आगे आ जाओ, ये 60 डिग्री आगे, 60 डिग्री पीछे है, 60 डिग्री आगे। क्लियर है सर? तो यहां से आ जाओ, कितना आ जाएगा? तो 120 डिग्री, तो यहां से टेन शाही बराबर, तो ये साइन 120 कितना हो जाएगा? साइन 120 4 साइन 60 √3/2। अरे साइन 120 साइन 60 के बराबर, साइन 60 √3/2 है ना, ये √3/2 है ना, ये साइन 60 √3/2 ही तो होता है ये। ठीक सर, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 4 कोस 120, कोस 120 कितना आ जाएगा बेटा? कोस 60 के बराबर, तो -1 कोस 60 -1/2, तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया 2 और यहाँ पे कट के 2, तो ये आ जाएगा 2√3/4 - 2, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो 2√3/2, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया √3, टेन शाही, ये टेन शाही बराबर √3। तो यहाँ से बोलो शाही बराबर कितना आ जाएगा? शाही बराबर बोलो 60 डिग्री। अरे बोलो, ये √3 का होता है, 60 डिग्री में मान होता है। अब आ जाओ समीकरण लिखते हैं, तो वाई नेट की समीकरण क्या आगे बोलो? वाई नेट बराबर, तो ए नेट साइन ओमेगा टी वही रहेगा, और ये शाही कोण, तो शाही भी निकाल दिया, ए नेट भी निकाल दिया। ए नेट आया आपका 4 साइन ओमेगा टी, और ये शाही कितना आ गया बेटा? π/3, ठीक है, π/3 60 डिग्री, ये वाई नेट सर, समझ में आ गई? तो इस प्रकार से दो एसएचएम के ओवरलैपिंग से इस टाइप से हिसाब किताब होता है। तो दो सरल आवर्त गति का समान दिशा में कंपन करती है सरल आवर्त गति के अध्यारोपण में ये बनता है, और ये सब सदिश में भी अपने सूत्र पढ़े थे, तो याद रखने का तरीका में आ गया ये। अब लंबवत एसएचएम का मिलना, दो लंबवत एसएचएम, ठीक है, लंबवत, तो यहाँ पे लंबवत एसएचएम, ठीक है। बी पार्ट क्या है इसका? लंबवत एसएचएम का अध्यारोपण क्या है? बी पार्ट लंबवत एसएचएम का अध्यारोपण, लंबवत एसएचएम का अध्यारोपण, ठीक साहब, लंबवत एसएचएम का अध्यारोपण, ठीक है। तो अब देखो, दो लंबवत गति करते हुए एसएचएम, अपन ने जैसा मॉड्यूल में पढ़ा रखा वैसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो समझते थोड़ा, है ना, तुम्हारे लिए भारी हो जाएगा। ये देखो, मैं बोल दूं ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, इधर देखो, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, क्या मैं बोल दूं एक एसएचएम जो यू कंपन करते हुए जा रहा है, तो ये वाई दिशा में एसएचएम करवाएगा, ठीक साहब। एक एसएचएम जो यू कंपन करते हुए जा रहा है, तो एक्स दिशा में कंपन कराएगा, ठीक है। तो ये गति करता हुआ यूं जा रहा है, और ये गति करता हुआ यूं आ रहा है, तो एक एक्स दिशा, एक वाई दिशा में कंपन करता हुआ एसएचएम जा रहा है, और एक एक्स दिशा में कंपन करता हुआ एसएचएम जा रहा है, ठीक साहब, और दोनों का अध्यारोपण होता है, ठीक है। अब ये तो एक तो लंबवत गति कर रहे हैं, और एक इनमें कला भी हो सकती है, कला का अंतर भी हो सकता है, ठीक है साहब। आ जाओ, तो इधर देखो, इधर देखना, इधर देखो, तो अब जैसे मान लिया अपन ने कि इधर देख, अगर इन पे, तो मैं बोल दूं इसकी समीकरण आ जाएगी, ये y में कंपन कर रहा है, तो y बराबर a1 साइन ओमेगा टी, और उसकी आ जाएगी x बराबर, क्योंकि वो x दिशा में कंपन कर रहा है, a2 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी प्लस कोण, क्योंकि हो सकता है कला भी अलग अलग हो, उसने पहले चालू कर दिया और ये बाद में पहुंचा, और वो या ये पहले पहुंच गया और वो बाद में पहुंचा, और ये डेल आगे निकल गया, सही है, कुछ भी हो सकता है, पर कंपन एक्स दिशा में कराएगा वो, और ये वाई में कराएगा, ठीक साहब। ये दोनों एसएचएम मिले, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, ये दो एसएचएम अध्यारोपित हुए, ठीक है। अब ये दोनों एसएचएम मिले, क्लियर है? अब देखना, अब अलग अलग, ये तो लंबवत हो गए, एक वाई दिशा में कंपन है, ध्यान देना, और एक एक्स दिशा में कंपन है, ठीक है। अब अपन देखते हैं अगर डेल जीरो, अब इसमें अलग अलग केस बनेंगे। पहला
यदि डेल जीरो, डेल बराबर जीरो, क्या हो, डेल जीरो, दोनों के मध्य कलांतर शून्य हो, मतलब दोनों साथ मिले, एक वाई में एसएचएम करा, एक एक्स में, लेकिन साथ मिले, तो क्या मैं बोल दूं डेल जीरो, तो एक्स बराबर आ जाएगा बेटा a1 sin ओमेगा टी, समीकरण 1, और y बराबर आ जाएगा बेटा, नहीं y बराबर a1 sin ओमेगा टी लिखा था ना, हाँ तो y बराबर a1 sin ओमेगा, या चलो x वाले को चलो कुछ भी कर दो यार, y1 बराबर, या y में a2 लिखो, फिर अच्छा नहीं लगता है, इधर देख थोड़ा सा चेंज कर, उसमें क्या फिर वो y, इसमें x बराबर कर दो, इसको कर दो, ये है x बराबर a1 sin ओमेगा टी, ठीक है, और ये y बराबर a2 sin ओमेगा टी प्लस दे, ठीक है, ये ठीक है, तो ले आ जाओ डेल बराबर जीरो, तो मैं बोल दूं x बराबर आ जाएगा a1 sin ओमेगा टी, समीकरण 1, और y बराबर आ जाएगा a2 sin ओमेगा टी, डेल जीरो हो गया, दोनों में कलाश जीरो हो गई, दोनों साथ पहुंची, अब सुनना थोड़ा एनालिसिस भी करते, इधर देख, दोनों तरंग साथ पहुंची है ना, तो मैं बोल दूं ये वाली वाई वाली के बोलेगी ऊपर जा कण को, ये वाई वाली बोलेगी ऊपर जा, और एक्स वाला बोलेगा इधर जा राइट में, क्योंकि देखो दोनों जीरो से धनात्मक में बढ़ेंगे, साइन का मान जैसे जैसे कोण बढ़ता है धनात्मक में बढ़ता है, तो वाई और एक्स दोनों धनात्मक में जाएंगे, तो ये ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा और ये इधर, तो क्या मैं बोल दूं कि ये तिरछा जाएगा, ये इधर भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, मतलब तिरछा जाएगा, और इसकी स्लोप या ढाल कितनी होगी tan थीटा, ये निर्भर करेगा कि दोनों का आयाम क्या है, अरे बोलो, क्योंकि कहां तक ले जाना चाहते हैं, अगर x वाला ज्यादा ले जाना चाहता है तो थोड़ा x की तरफ झुकी हुई रहेगी, और y वाला ज्यादा ले जाना है, मतलब आयाम अगर x का ज्यादा है तो इधर झुकी हुई रहेगी, y का ज्यादा तो उधर झुकी हुई रहेगी, ठीक है सर, लेकिन हाँ समय के साथ सरल रेखा, सर आपको कैसे पता पड़ा सरल रेखा, नहीं पता पड़ेगा अभी, तो ये देखो, तो ये डेल जीरो पे ऐसा, इसको बोलते हैं ऐसी आकृति बनती, कैसे बताता हूं इधर, अब सरल रेखा मुझे यहां से नहीं पता पड़ेगा, यहां से पता पड़ेगा, कैसे, भाग लगाओ, इस रेखा उसकी पथ का समीकरण, पथ का समीकरण के लिए, पथ के समीकरण के लिए, अरे समीकरण के लिए कैसा पद बनेगा, समीकरण मैं बोल दूं समीकरण 2 में 1 का भाग के लिए, समीकरण 2 भागी समीकरण 1 करो, 2 में 1 का भाग लगाने पर लगाओ भाग, तो बोल दो 2 में 1 का, तो y बटा x बराबर ये घट गया, तो a2 बटा a1, ये तो y बटा x बराबर a2 बटा a1, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, y बराबर a2 बटा a1 इंटू x, y बराबर a2 बटा a1 इंटू x, ये सरल रेखा की समीकरण आ गई, देखो y बराबर mx, ये बेसिक मैंने पढ़ा, और ये ढाल होती है x का गुणन, तो ये ढाल हो गई a2 बटा a1, देखो अगर a2 ज्यादा होगा यानी कि y का आयाम, तो y की तरफ झुकी हुई, देखो ढाल ज्यादा होगी, और ढाल ज्यादा मतलब y की तरफ झुकेगी, सही बात है, अगर a2 ज्यादा हुआ तो ये यूं झुकेगी, y में ज्यादा जाएगी, और अगर a1 ज्यादा हुआ तो इधर झुकेगी यूं, सही बात है सर, क्लियर है क्या, ये तो बोल दो ये ढाल, तो ढाल tan थीटा बराबर a2 बाई a1, ठीक है, और सरल रेखा की समीकरण क्या है, सरल रेखा की समीकरण, सरल रेखा, तो पथ सरल रेखीय होगा, सरल रेखीय पथ, तो डेल जीरो पर सरल रेखीय पथ होता, दो लंबवत एसएचएम में अगर ये जीरो हो डेल बराबर, तो क्या होता है, सरल रेखीय पथ होता है, सरल रेखीय पूछा हुआ क्वेश्चन है, सरल रेखीय, ये याद ही होना चाहिए, ध्यान रखना, कैसे आया है बता दिया, जब भी पथ की समीकरण निकालनी, समय गायब करो तो दोनों का भाग लगाने पे साइन ओमेगा टी, पूरा टी साइन ओमेगा टी का साइन भी घट गया, वाह, तो a2 बाई a1, ये तो y बराबर, यहां से y बराबर, ठीक सर, ठीक है, ये इधर देखो, अब अगर डेल बराबर जीरो की जगह पाई हो, इधर देख, डेल बराबर पाई, ये पाई, ठीक है, पाई होगा तो क्या होगा, इधर देखो, तो मैं बोल दूं अगर पाई होगा तो सुनना ध्यान से, ये समीकरण क्या बन जाएगी, ये जीरो, चलो पाई के लिए, ठीक है, चलिए यही बता देता हूं, तुम ये याद ही रख, पाई तो पाई हो जाएगा, तो यहाँ y2 बराबर a2 sin ओमेगा टी प्लस डेल था ना, ये तो मैं बोल दूं प्लस पाई होगा, तो पाई में याद है साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो मैं बोल दूं यहाँ माइनस आ जाएगी ढाल, लेकिन रहेगी सरल रेखा, देखो भाग लगाओगे साइन ओमेगा टी तब भी घटेगा, यहाँ माइनस होगा, तो मैं बोल दूं ढाल माइनस हो जाएगी, और ढाल माइनस मतलब अधिक कोण हो जाएगा, तो पाई के लिए मैं बना नहीं रहा हूँ, ज्यादा रामायण इकट्ठी नहीं करनी है, तेरे मॉड्यूल में भी नहीं बनाया हुआ, सीधा लिखा हुआ है, तो बोल दूं यहाँ पथ बता देता हूँ, तो पाई के लिए ऐसा हो जाएगा, ये जीरो के लिए, ये पाई के लिए बना रहा हूँ, ये देख, ये पाई, ये डेल बराबर पाई के लिए, ये डेल बराबर जीरो के लिए,
तो जीरो के लिए ऐसा और पाई के लिए, तो दो लंबवत एसएचएम का अध्ययन। ठीक सर, ठीक है, इसमें कला जीरो, जीरो और पाई के लिए। तो जीरो और पाई के लिए सरल रेखा बनती है, जीरो के लिए पहले और तीसरे चतुर्थांश में, और पाई के लिए दूसरे और चौथे में, यानी कि अधिक कोण और न्यून कोण। तो ढाल बदल जाएगी, ठीक है, ढाल। ठीक सर, अब आ जाओ, अगर डेल, सेकंड केस, डेल का मान 90 डिग्री हो, डेल बराबर पाई बाई 2, 90 डिग्री, या 3 पाई बाई 2 आगे लिखूंगा मैं बाद में, अभी 90 डिग्री लिखता हूं क्योंकि 90 का एनालिसिस करवा रहा हूं तेरे को, ये डेल 90 है। तो आ जाओ, तो मैं बोल दूं y सॉरी x बराबर तो हो जाएगी कितनी, a1 sin ओमेगा t, समीकरण 1। y बराबर कितना हो जाएगा, a2 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, ये अब इसको पाई बाई 2 प्लस थीटा, ए पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कोस थीटा आता है, तो y बराबर a2 कोस ओमेगा टी, ये समीकरण 2, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये a1 साइन ओमेगा टी और ये a2 साइन ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, तो यहां से मैं बोल दूं कि आ जाएगा देख समीकरण 1 से, या चलो यही लिख दूं क्या, चलो छोड़ो, अब इसको अपने को उड़ाना है, तो मैं बोल दूं a1 उधर ले जाऊं, a2 उधर ले जाऊं और फिर वर्क करके जोड़ दूं, क्योंकि देखो साइन और साइन को उड़ाना तो भाग लगा दिया, कट गए। अब साइन और कोस को उड़ाने का सबसे अच्छा तरीका उनका वर्क करके जोड़ दो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बोल दूं समीकरण 1 का वर्ग प्लस समीकरण 2 का वर्ग करने पर, अब सुनना ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगा के, तो यहां से बोल दूं x अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस y अपॉन a2 का स्क्वायर, a1 इधर लाया फिर वर्क करा, बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, और ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी 1। तो यहां से आ जाओ, कितना आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बन गया। और ये दीर्घवृत्त की समीकरण है, यह दीर्घवृत्त की समीकरण है, क्या है ये, दीर्घवृत्त की समीकरण है, मतलब पथ की समीकरण है। तो ध्यान रखना, जब दो अध्यारोपित, दो एसएचएम लंबवत दिशा में गति करते हुए, लंबवत कंपन करते हुए अध्यारोपित होते हैं और उनमें कलांतर पाई बाई 2 का होता है, तो दीर्घवृत्त बनता है। ये देख, थोड़ा एनालिसिस करते हैं, इधर आ जा, ये देख, यहां पे एनालिसिस कराता हूं, इधर देख, ये देखो, ये क्या है बेटा, शुरू में देखो t बराबर 0 रखो, तो मैं बोल दूं ये साइन ओमेगा टी 0, x 0 हो गया, और y देखो यहाँ 0 रखोगे तो यहाँ पाई बाई 2 आ जाएगा, मतलब a2। ये देखो शुरू में y पे a2 पे है, ये कण a2, ये a2, ठीक, समझना, 0 रखा, समय बढ़ाओ, तो समय बढ़ाने के बाद मैं बोल दूं साइन में ये कोण बढ़ेगा, तो ये धन में आगे जाएगा, तो मतलब x धनात्मक होगा, ये y और ये x, तो x में धनात्मक में, और ये जैसे जैसे अंदर कोण बढ़ेगा तो 90 प्लस कोण बढ़ेगा, तो मैं बोल दूं साइन में 90 से ऊपर में मान कम होता है, तो ये y का मान कम होगा, तो x का मान बढ़ेगा, y का मान कम होगा। और मैं बोल दूं जैसे ही बढ़ते बढ़ते समय, इधर जैसे ही बढ़ते समय ऐसा होगा, क्या, जैसे ही बढ़ते समय जब ऐसा होगा कि ये ओमेगा टी पाई बाई 2 आ जाएगा, तो मैं बोल दूं x तो अधिकतम हो जाएगा, जब ये ओमेगा टी पाई बाई 2 बन जाएगा समय बढ़ते, तो मैं बोल दूं ये तो x तो a1 आ जाएगा और y 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पाई बाई 2 होती है, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई, और साइन पाई 0 होता है। तो ये, तो क्या मैं बोल दूं यहां था और ये यूं गया, तो ये a2 से y पे a2 था, x पे a1 आ गया, ये, पर ये पथ तो पता, यहां से पढ़ा मेरे को, पथ में नहीं पता, ये बस मैंने 0 पे और ओमेगा टी पाई बाई 2 तब मान रखे, तो यहां था, यहां गया, तो समीकरण भी बोल रही दीर्घवृत्त बनेगा, थोड़ा आइडिया भी लग रहा है, पहले यहां था अब यहां गया, ऐसे करते करते घूमता रहेगा और दीर्घवृत्त बनेगा, समझ गए, तो दीर्घवृत्ताकार समीकरण बनेगी, बिल्कुल समझ में आ गया। अगर a1 बराबर a2 कर दो आयाम, यदि आयाम बराबर हो, स्पेशल केस, यदि आयाम बराबर हो, यदि आयाम बराबर हो, a1 बराबर a2, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर a, तो बराबर a स्क्वायर। मैं बोल दूं ये वृत्त के समीकरण है, जिसका आयाम a है और केंद्र पे इसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु है, तो मैं बोल दूं यह वृत्त की समीकरण है, यह वृत्त की समीकरण, जिसका केंद्र मूल बिंदु है, जिसका केंद्र मूल बिंदु है, ठीक है, इसका केंद्र मूल बिंदु है,
ठीक है, तो मैं बोलूँ ये व्रत की समीकरण बन गई। A1 बराबर A2 हो गया, बस एक ही बात है। ये A उसका वो हो गया और ये मूल बिंदु केंद्र 0, ये त्रिज्या हो गई है। बिल्कुल ओके सर, नहीं समझ में सर, बिल्कुल ओके मान। तो 90 डिग्री, अच्छा 270 300 270 पे भी यही होता है 3 पाई बाय 2, 270 ये 3 पाई बाय 2 कोमा 3 पाई बाय 2, तो दोनों पे ही होता है, बस दिशा बदल जाएगी थोड़ी। अब उस पर ज्यादा दिमाग मत लगा, ठीक है। हालांकि चाहो तो 3 पाई बाय 2 रख के सोच लेना, तो 0 पे 3 पाई बाय 2 तो ये y ऋणात्मक आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। 3 पाई बाय 2 साइन 270 पे -1 आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर समय बढ़ाने के साथ 270 से वो घटेगा और ऋणात्मक में घटेगा, तो ऋणात्मक में घटेगा और ये क्या होगा, ये समय के साथ आगे जाएगा, तो ये ऋणात्मक ये यूं उल्टा चलेगा। तो 270 में यहाँ से स्टार्ट होगा, तो अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 270 में यहाँ से स्टार्ट होगा, समझ गया, ये यहाँ से ये समझ गए, सोच लेना बेटा ध्यान रख के। तो सर समझ में आ गई। तो दो लंबवत एसएचएम जब मिलते हैं, दो लंबवत एसएचएम जब मिलते हैं, तो कलांतर कितना उस पर निर्भर करेगा, पथ कैसा बनेगा। 0 और पाई पे सरल रेखा और 90 और 270 पे दीर्घवृत्त, और आयाम समान है तो वृत्त, और वहां ढाल होगी A2/A1। आयाम समान है तो वहां पे ढाल 45 डिग्री हो जाएगी, मतलब एक हो जाएगी ढाल, कोण 45 आ जाएगा एक्स अक्ष। सर समझ में आ गई, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अपने को करना, इसमें आवृत्तियां समान थी सब में, ओमेगा देखो दोनों एसएचएम की आवृत्ति समान थी। हाँ बेटा, अपन सरल गति की बात कर रहे थे, अपन ने दो सरल आवर्त गतियों का अध्यारोपण देख लिया था, एक ही दिशा में कंपन करे तो भी और लंबवत में कंपन करे तो भी, ठीक है। अब इधर देखो अलग अलग आवृत्ति की सरल आवर्त गतियां, अपन ने जो भी देखा भी उसमें आवृत्ति समान थी। अब भिन्न आवृत्ति की क्या है, भिन्न आवृत्ति की, भिन्न आवृत्ति की सरल आवर्त गतियों का अध्यारोपण, भिन्न भिन्न आवृत्तियों की सरल आवर्त गतियों का अध्यारोपण। अभी तक समान आवृत्ति की देखी, अब सुनना देख बेटा। तो उसमें क्या बनती है, लिसाजू आकृतियां बनती, क्या बनती बेटा, तो अध्यारोपण से लिसाजू आकृति प्राप्त, से जो आकृति प्राप्त होती है उसको लिसाजू आकृति कहते हैं। अब जैसे मान लो एक आकृति ये प्राप्त हुई, सुनना ध्यान से, जैसे मान लो मैंने इसको ले लिया एक्स अक्ष और इसको ले लिया वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है, ठीक सर। तो क्या मैं बोल दूं यहां से कण है वो कंपन कर रहा है यूं। अब इसमें क्या होता है बेटा, आवृत्ति अलग अलग है, एक्स दिशा में अलग है, वाई में अलग है, और निकालते कैसे, तो वाई दिशा की आवृत्ति, तो एक सूत्र होता है बेटा, पहले वो सूत्र लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा तेरे को। वाई दिशा की आवृत्ति बटा एक्स दिशा की आवृत्ति, वाई दिशा की आवृत्ति बटा एक्स दिशा की आवृत्ति, वाई दिशा में कंपन की आवृत्ति बटा एक्स दिशा के कंपन की आवृत्ति। तो मैं बोल दूं वाई अक्ष के कंपन की जो आवृत्ति है वो आ जाएगा, वाई दिशा में कितने कंपन होंगे, वो आएगा एक्स अक्ष के समानांतर रेखा पर स्पर्श बिंदु, क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के समानांतर रेखा पर स्पर्श बिंदु, बटा वाई अक्ष के समानांतर रेखा पर स्पर्श बिंदु, ठीक है। एक्स अक्ष तो वाई की आवृत्ति आएगी एक्स अक्ष पर स्पर्श बिंदु, और एक्स अक्ष की आवृत्ति आएगी वाई पर स्पर्श बिंदु, वाई रेखा के समानांतर। सर समझ में नहीं आया, बताता हूं, इधर देख, पहले वाई तो मैं यहां निकाल रहा हूं, देख जैसे इसमें ये क्वेश्चन हो गया है ना, ये क्वेश्चन हो गया जैसे एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल, और अपने को निकालना fx अनुपात fy, fx अनुपात fy इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखो एक्स अक्ष के समानांतर रेखा खींचो, ये हो गई एक्स अक्ष के समानांतर, ठीक है, एक्स अक्ष के समानांतर रेखा खींची, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष के समानांतर, इस पे जो स्पर्श बिंदु आएंगे कितना है, 1 और 2, ये हो गया वाई दिशा की आवृत्ति, वाई दिशा में कंपन की आवृत्ति, ठीक साहब। तो यहां से मैं बोल दूं सॉल्यूशन में ये आ जाएगा fx अपॉन fy, तो y की आवृत्ति आ जाएगी x वाली रेखा, ये x के समानांतर रेखा, x के समानांतर रेखा, x के समानांतर रेखा। तो बोल दो जो x अक्ष के समानांतर रेखा है
उस पे इस दिशा में, तो y अक्ष की आवृत्ति आ जाएगी ये, तो x के समानांतर रेखा, तो बोल दो स्पर्श बिंदु है। ठीक है साहब। अब F5, तो y की ये x की आवृत्ति आएगी y अक्ष के समानांतर रेखा, ये y अक्ष के समानांतर रेखा, ये खींचो y अक्ष के समानांतर रेखा, ये इस पे स्पर्श बिंदु एक ही आएगा। y अक्ष के समानांतर रेखा एक भी स्पर्श बिंदु आया, तो ये अभी x दिशा की आवृत्ति है। तो y अक्ष के समानांतर रेखा को जितनी बार वक्र टच करेगा वो तो x दिशा की आवृत्ति आ जाएगी, और x अक्ष के समानांतर रेखा को जितनी बार टच करेगा वो y की। सही बात है, x अक्ष के समानांतर तो y में कितनी बार ऊपर नीचे हो वही तो आएगा, तो 1:2। तो क्या मैं बोल दूं यहां से fx अनुपात f5 इज इक्वल टू 1/2। ठीक सर, ठीक है। अब देखो, अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। इधर देखना, इधर देखो, यहां से कण ऐसे, जब मान लो यहां पे कण था, देखो ये तो हो गया फॉर्मूला रेक्टिफिकेशन। अब देखिए समझना, यहां से कण ऊपर जाके देखो, ऊपर वाली दिशा को देखो, क्या मैं बोल दूं ऊपर गया नीचे आया, क्या एक चक्कर ऊपर गया फिर नीचे आया, क्या एक चक्कर पूरा हो गया? नहीं, आधा हुआ, ऊपर जाके नीचे आया। देखो वाई दिशा की आवृत्ति देख रहा हूं, तो वाई में ऊपर गया नीचे आया, क्या मैं बोल दूं वाई का आधा चक्कर हुआ, फिर नीचे आया, फिर वापस यहाँ आया, तो क्या मैं बोल दूं माध्य स्थिति से स्टार्ट हुआ, ऊपर जाके माध्य पे आया, फिर नीचे आके वापस माध्य पे आ गया, तो एक चक्कर हो गया क्या? बोलो ये। तो यहां से लेके यूं जाके यूं आना एक चक्कर, फिर वापस ऊपर गया, फिर चक्कर करके वापस आया, ये दूसरा चक्कर। तो ऊपर जाके नीचे आके यहाँ आना एक चक्कर, वापस ऊपर जाके नीचे आके यहाँ आना 2 चक्कर। देखो तो वाई दिशा में जब 2 चक्कर हुए, एक तो देखो, तो वाई दिशा में जब ऊपर जाके नीचे आके वापस नीचे आके ऊपर आया, ऊपर जाके माध्य स्थिति, फिर वापस नीचे आके माध्य स्थिति में आया, तो एक चक्कर हुआ। तब एक्स में आगे सरकता रहा, देखो एक्स दिशा में इधर जाता रहा, एक दिशा में लगातार इधर जाता रहा ये। तो जैसे जैसे एक चक्कर वाई में हुआ, एक्स में इधर गया, फिर वापस उल्टा आया तो वापस इधर आया, तो क्या मैं बोल दूं एक्स में आगे गया तब तक वाई में एक चक्कर हो गया था, फिर वापस एक्स में पीछे आया तब तक एक और चक्कर हो गया। तो क्या मैं बोल दूं जब एक्स में एक चक्कर हुआ, आगे जाके पीछे आके वापस यहाँ आना, तो वाई में 2 चक्कर हो गए, टक एंड टक। तो क्या मैं बोल दूं एक्स में एक चक्कर पे, एक्स में एक चक्कर, ये आगे जाके यहाँ आना माध्य स्थिति, एक्स में एक चक्कर पर वाई में, ये देखो वाई में ऊपर जाके नीचे आना, फिर नीचे ऊपर आना, 2 चक्कर हो गए, 2 चक्कर। तो क्या मैं बोल दूं वाई में डबल चक्कर हो रहे हैं? सही बात है। जब एक्स में आगे जाके पीछे आया, तो देखो एक्स को जब एक बार टच करा तो वाई को 2 बार टच कर दिया, यानी कि 2 चक्कर हो गए। समझ में आ गया सर? चलो और देखो लिसा जो आकृति, जैसे देखिए इधर देखिए, ये एक्स ये वाई, ठीक है, एफ एक्स अनुपात एफ वाई। तो क्या मैं बोल दूं एक्स अक्ष की आवृत्ति वाई अक्ष के समानांतर रेखा, ये वाई अक्ष के समानांतर रेखा, इस पर स्पर्श बिंदु 1 2 3, ये 1 2 3, तो वाई अक्ष के समानांतर रेखा पर स्पर्श बिंदु 3। तो क्या मैं बोल दूं इस दिशा में 3 बार चक्कर हो रहे हैं, 1 2 3, तो इस दिशा में 3 स्पर्श बिंदु हो गए। वाई अक्ष की आवृत्ति, वाई दिशा में आवृत्ति, तो देखो यहां से इधर देख, मैं बोल दूं अभी तक तो नीचे जा रहा है, देख ये पेन चल रहा है नीचे, देख नीचे जा रहा है, फिर आगे ऊपर आ रहा है। तो इधर देखो, तो पहले तो उससे करता हूं सूत्र से, इधर देख पहले सूत्र से करते हैं थोड़ा सा, एफ एक्स अनुपात एफ वाई। तो एक्स की आवृत्ति वाई का स्पर्श बिंदु, तो वाई दिशा के स्पर्श बिंदु 3, और वाई की आवृत्ति तो एक्स अक्ष की स्पर्श रेखा, ये एक्स अक्ष के समानांतर स्पर्श रेखा पर बिंदु 1, तो 3 अनुपात 1 आ गया। तो एक्स दिशा में आवृत्ति तो वाई के स्पर्श बिंदु, और वाई दिशा में आवृत्ति तो एक्स के स्पर्श बिंदु, तो 3 अनुपात 1, ये उत्तर आ गया। अब सोच के करते हैं, तो ये देखो यहां से कर, तो क्या मैं बोल दूं आगे जाके पीछे आके यहाँ आना एक चक्कर, ये देख आगे जाके पीछे आके यहाँ आना एक चक्कर, तो वाई एक्स दिशा का एक चक्कर हो गया, देख एक्स दिशा में एक चक्कर पूरा हो गया, देख एक्स दिशा में एक चक्कर, फिर वापस आगे जाके पीछे आके यहाँ आना 2 चक्कर, देख आगे गया इधर आया माई ये 2, तो ये दूसरा चक्कर, तो यहाँ एक चक्कर कंप्लीट हुआ, फिर वापस दूसरा चक्कर कंप्लीट हुआ, फिर आगे जाके पीछे आके वापस आ गया 3 चक्कर।
तो क्या मैं बोल दूं वो वाई में नीचे चलता रहा, देख ए टक 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 टक, एक्स में एक चक्कर वाई में नीचे ही आ रहा, फिर ये 1.5 चक्कर वाई में नीचे ही आ रहा, फिर ये 2 चक्कर वाई में वापस ऊपर जाने लग गया, फिर ये 3 चक्कर तो वाई में 1 चक्कर हो गया, तो नीचे जाके ऊपर आया, तो वाई में जब 1 चक्कर हुआ तो मैं बोल दूं एक्स में 3 चक्कर हो गए। अरे बोलो, तो वाई में जब 1 चक्कर हुआ तो एक्स में 3 चक्कर हो गए, तो वाई में जब 1 चक्कर हुआ एक्स में 3 चक्कर हो गए। यस सर, तो जब वाई में 1 चक्कर हुआ एक्स में 3 चक्कर हो गए। बिल्कुल ओके सर, ठीक है। तो ये हो गया लिसाजू आकृतियां। तो जब आवृत्तियां अलग अलग हो, भिन्न भिन्न आवृत्ति की सरल आकृतियां अध्यारोपित हो, तो लिसाजू आकृति बनती है, अजीब अजीब से पैटर्न बनते हैं। उसकी आवृत्तियों का अनुपात निकालने का तरीका बता दिया, सोच के भी और सूत्र से भी। एक्स बटा वाई, एफ एक्स बटा एफ वाई बराबर वाई के समानांतर रेखा के स्पर्श बिंदु बटा एक्स के समानांतर रेखा के स्पर्श बिंदु। ठीक है सर, चलो साहब अगला देखो। ये हो गया भिन्न भिन्न के अध्यारोपण। ठीक है, अब आ जाओ बेटा 3 प्रकार दोलन। ए मुक्त दोलन, मुक्त एसएचएम, अवमंदित दोलन, ए मुक्त दोलन, अवमंदित दोलन, व प्रणोदित दोलन। तीनों में अंतर क्या? आज तक अपन ने पढ़ा मुक्त दोलन, अभी हमने जितना भी पढ़ा तो उसमें मुक्त दोलन। मुक्त दोलन क्या है? ऊर्जा हानि नहीं हो रही है। ए जो एसएचएम है उसमें ऊर्जा हानि नहीं हो रही है, जिंदगी भर वो करता ही रहेगा। तो एक पेड़ की सुनना, तो स्प्रिंग को हिला के छोड़ दिया तो जिंदगी भर एसएचएम करती रहेगी, सरल लोलों को हिला के छोड़ दिया जिंदगी भर एसएचएम करता रहेगा छोटे विस्थापनों के लिए। तो मुक्त दोलन में जिंदगी भर एसएचएम चलेंगे, लेकिन नेचर में ऐसा होता नहीं है। ये तब होगा जब असंरक्षित बल कार्यरत ना हो, कोई ऊर्जा लेने वाला ना हो। लेकिन नेचर में ऊर्जा लेने वाले बल तो होंगे, मतलब असंरक्षित बल कार्यरत हमेशा रहेंगे। और जब असंरक्षित बल कार्यरत रहेगा तो मैं बोल दूं लगातार आयाम घटेगा, ये बोलो, और अवमंदन होगा, यानी कि लगातार ऊर्जा घटती रहेगी निकाय की, और धीरे होते होते अंततः रुक जाएगा। तो मैं बोल दूं अवमंदित दोलन में आयाम घटते 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 अंततः रुक जाएगा। स्प्रिंग में तो देखो एक पेड़ की टहनी को हिला के छोड़ दिया तो वो धीरे 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 अंततः रुक जाती है, क्योंकि हवा का घर्षण लग रहा, कई तरीके के घर्षण, तो ऊर्जा हानि होती है। समझ गया है? तो क्या मैं बोल दूं मुक्त दोलन? मुक्त दोलन पहला पढ़ो, मुक्त दोलन जो कि हमने पढ़ लिया, मुक्त दोलन। तो बोल दूं मुक्त दोलन, है ना? मुक्त दोलन पहला, ऐसे दोलन, ऐसे दोलन, ऐसे दोलन, ऐसे दोलन जिनका आयाम व ऊर्जा का आयाम व ऊर्जा नियत रहती है, नियत रहती है, समय के साथ बदलती नहीं, साथ बदलती नहीं। ऐसे दोलन जिनका आयाम व ऊर्जा नियत रहती है, समय के साथ बदलती नहीं। ठीक है, अरे बोलो सेकेंड, है ना, बदलती नहीं। तो आयाम व ऊर्जा नियत रहती है, समय के साथ बदलती नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि कोई असंरक्षित बल, कोई असंरक्षित बल कार्यरत नहीं, सिर्फ संरक्षित बलों के प्रभाव में नहीं, सिर्फ संरक्षित बलों के प्रभाव में गति करती है, कोई असंरक्षित बल कार्यरत नहीं होता है। समझ गए? सिर्फ संरक्षित बल कार्यरत रहते हैं। ठीक सर, कोई असंरक्षित बल कार्यरत नहीं रहता इसमें। ठीक है, तो ऊर्जा हानि शून्य। ठीक है, सिर्फ संरक्षित प्रत्यानयन बल, संरक्षित प्रत्यानयन बल के अधीन गति होती है, संरक्षित प्रत्यानयन बल के अधीन गति, के अधीन गति। ठीक है, संरक्षित प्रत्यानयन बल के अधीन गति होती है। ठीक साहब, अच्छा, अब इसका वो समीकरण, तो इसकी समीकरण, ठीक है ना, डिफरेंशियल मतलब इसकी डिफरेंशियल समीकरण, इसकी अवकलनीय समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिफरेंशियल समीकरण, डिफरेंशियल समीकरण, है ना, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0 होती है। ए वही a बराबर ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है, ये होती है चौथा, है ना। इसके विस्थापन की समीकरण, इसके विस्थापन की समीकरण, इसका विस्थापन x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ये सब पढ़ा रखा है तेरे को, ये ज्यादा बात नहीं करना चाहता ये। वह ऊर्जा, कुल ऊर्जा E बराबर हाफ m
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर द्वारा दी जाती है। तो आयाम और ऊर्जा नियत रहती है, ना आयाम बदलता है ना ऊर्जा। अच्छा, इसका वक्र बनाओ तो इस प्रकार का एसएचएम होता है। अगर माध्य स्थिति से स्टार्ट तो कैसे भी कर सकते हो। ये आयाम लगातार नियत रहता, बदलता नहीं है। ये एक्स, ये टी, ये आयाम ए, बार बार ए तक जाता है फिर लौटता है। समझिए, ऊर्जा नियत रहती है, कभी जिंदगी में कम नहीं होगी यह ऊर्जा, लेकिन ऐसा नेचर में नहीं पाया जाता क्योंकि हमेशा असुरक्षित बल तो कार्य था। ये हो गया मुक्त बल। अब आ जाओ अवमंदित दोलन। अवमंदित दोलन, अवमंदित दोलन, ये असुरक्षित बल कार्यरत होता है इसमें। तो लगातार दोलन का आयाम व ऊर्जा लगातार घटती है। दोलन का आयाम व ऊर्जा लगातार घटती जाती है। क्यों? क्योंकि असुरक्षित बल ऊर्जा छीनता रहता है। जैसे देख, बचपन में याद है तेरे को, मम्मी पार्क में झूला झूलाने लगी, तेरे पैर नहीं पहुंचते थे, याद है? मम्मी ने धक्का दिया, ए तेरे को नहीं झूले को, तो झूले को धक्का दिया। अब आप झूला झूल रहे, तो याद है ऊपर से चू 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 आवाज आती है ऊपर से, क्योंकि वहां पे याद है झूले में वहां पे घर्षण लग रहा होता है, तो वो जो चू चू आवाज आ रही है वो ध्वनि बन रही है, वहां गर्म भी हो जाएगा झूला। क्यों? क्योंकि मम्मी जो धक्का देके ऊर्जा दे रही है झूले को, उसमें से कुछ भाग वहां क्षय हो रहा है। किसमें? ध्वनि व ऊष्मा में। तो असुरक्षित बल कार्यरत है, तो मम्मी का दिया गया धक्का झूले को, वो पहले जो आयाम होगा वो आयाम लगातार घटेगा। क्यों? क्योंकि वो असुरक्षित बल ऊर्जा छीनता जा रहा है। समझ गए? तो लगातार आयाम घटते घटते फाइनली झूला रुक जाएगा। तो अवमंदित दोलन, अवमंदित दोलन, ठीक है। तो अवमंदित दोलन में क्या होगा बेटा? असुरक्षित बल है ना, अवमंदित दोलन, अवमंदित दोलन, अवमंदित, अवमंदित दोलन में आयाम व ऊर्जा, आयाम व ऊर्जा लगातार घटती है। ठीक है, लगातार घटती है। क्योंकि 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 असुरक्षित बल कार्यरत, असुरक्षित बल कार्यरत रहता है, कार्यरत रहता है। तो ऊर्जा व आयाम लगातार है ना, आयाम व ऊर्जा लगातार घटती है, असुरक्षित बल कार्यरत रहता है। ठीक है, ठीक सर। जो ऊर्जा हानि होती है, जो ऊर्जा हानि होती है, हानि होती है, वो ध्वनि व ऊष्मा में बदल जाती है, वो ऊष्मा में व्यय हो जाती है, ध्वनि व ऊष्मा में व्यय हो जाती है, व्यय हो जाती है। ठीक है, ध्वनि व ऊष्मा में व्यय हो जाती है। ठीक सर। अब देखो, तो आयाम देख, इस प्रकार से आयाम लगातार बदलता है इसका, है ना। चरघातांकी रूप से आयाम घटता है। अब वो चरघातांकी से क्यों घटता है वो तो इसका हल करने पे पता पड़ेगा। इसकी जो ये इस प्रकार से ठीक है। अब ये कैसे क्या है तो देखो, है ना, और जो ए ऊर्जा हानि तो लगातार है ना ऊष्मा बदलती, अब ऊर्जा और कार्यरत असुरक्षित बल, ए कार्यरत, कार्यरत उसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं ना, कार्यरत असुरक्षित बल, बल वेग के ए बल है ना, नॉन कंजर्वेटिव समानुपाती माइनस वी होता है, कार्यरत असुरक्षित बल, ये असुरक्षित बल, असुरक्षित बल तो वेग के माइनस के समानुपाती होता है, मतलब वेग के विपरीत लगता है, जो वेग की दिशा उसके विपरीत लगता है ये। और एक ये होता है अवमंदन गुणांक, तो एक बल आ जाता है, यहां से आ जाएगा बेटा
F बराबर असंरक्षी बल है ना, विस्कस फोर्स बोलते उसको, असंरक्षी बल बराबर आ जाएगा BV है ना, ये असंरक्षी बल, असंरक्षी बल ही लिखो यार, असंरक्षी बल, असंरक्षी बल बराबर ये F बराबर BV, जहां ए माइनस BB, माइनस आएगा ना, ये माइनस BB, ये B क्या है, जहां B अवमंदन गुणांक है, जहां B अवमंदन गुणांक है, अवमंदन गुणांक है, जहां B क्या बेटा, अवमंदन गुणांक है। ठीक है, इसका विमीय सूत्र बोलो क्या आ जाएगा, एक पेज इंसर्ट कर देते हैं, इसका विमीय सूत्र है ना, ये अवमंदन गुणांक है, इस अवमंदन गुणांक, इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र B बराबर कितना आ जाएगा बेटा, F बाई B, और ये आ जाएगा M1 L1 T माइनस 2 अपॉन L T माइनस 1, L1 T माइनस 1, तो ये आ जाएगा M1 L0 T माइनस 1, ये आ गया। ये बेटा बल और उसकी बीमा रख दी, तो इसका ये पूछा हुआ एग्जाम में बेटा, इसका मात्रक पूछा हुआ है, तो और मात्रक कितना आ जाएगा, तो मात्रक बना देता हूँ, तो अवमंदन गुणांक का मात्रक कितना आ जाएगा, kg पर सेकेंड, ये पूछा है मात्रक। ठीक है, देख लेना एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन होगा, kg पर सेकेंड। तो अवमंदन गुणांक का मात्रक पता पड़ गया, और अवमंदन गुणांक ये, जितना अवमंदन गुणांक ज्यादा होगा उतना ऊर्जा हानि ज्यादा होगी, क्योंकि उतना असंरक्षी बल ज्यादा लगेगा, क्योंकि B बढ़ने के साथ भी असंरक्षी बल बढ़ेगा, और वेग बढ़ने के साथ भी, झूला जितना तेज उतने ऊपर आवाज तेज ज्यादा आती है, क्यों, क्योंकि उतनी ज्यादा ऊर्जा हानि होती है, क्योंकि असंरक्षी बल वेग के समानुपाती होता है। समझ गए सर, तो जितना झूला तेज उतना ये, और उतनी ऊर्जा हानि अधिक। ठीक साहब, ठीक है सर, ठीक है, ये तो ये सारी बात समझ में आ गई सर, तो ये विमीय सूत्र ये हो गया, kg पर सेकेंड। ठीक है सर, ये अवमंदन गुणांक और ये सारी बात समझ में आ गई सर, क्लियर है, ये भी बात करेंगे। ये अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन या इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको देखो, तो इस गति की डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हिंदी में क्या बोलते देख लेना, अवकलज समीकरण, अवकलज समीकरण, अवकलज समीकरण, अवकलज समीकरण। जैसे उसकी थी d2x, इसमें होती है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस bv प्लस ओमेगा स्क्वायर x। नहीं, ए इधर देख, वहां पे याद है, ए इधर देख, यहाँ पे समीकरण होती है, वहां पे था ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, उससे बना, यहां आ जाएगा बेटा ma इज इक्वल टू, इसकी अवकलज समीकरण डायरेक्ट लिख देता हूं, इतनी बाता पड़ी क्यों कर रहा अपन, है ना, बनाने की वजह डायरेक्ट लिख देता, कोई पूछ तो रहा नहीं बेटा, क्यों समय खराब करूं मैं। इसकी अवकलज समीकरण ये देख, वो m a को लिख दो d2x अपॉन dt स्क्वायर बेटा, प्लस b v को लिख दो dx बाई dt, सर माइनस तो आया नहीं, ये बेटा माइनस तो उधर था ना, इधर ले आया ना बेटा, प्लस प्लस kx, याद है प्रत्यानयन बल स्प्रिंग वाला ले रहा हूं, kx बराबर 0, स्प्रिंग को लेके कर दिया, तो याद है प्रत्यानयन बल माइनस kx, और ये भी माइनस bv, ए तो समझ गया सर, तो आ जाओ यहाँ से, तो यहाँ से अवकलज समीकरण, इसे हल करने पर, इसको हल करने पर एक पेज और इंसर्ट कर दो, इसको हल करने पर, ए देखो, इसको हल करने पर, इसको, तो अवकलज समीकरण को हल करने पर, ए वहां पे तो अपन ने करी थी हल, इसको हल नहीं कर रहा हूं मैं, ए इधर तक ये सब बीएससी की बात है, ये अवकलज समीकरण हो गई, इसमें एक और ये चीज एक्स्ट्रा आ गई। ठीक है सर, इसको हल करने पर देखो x बराबर कितना, हल करने पर x बराबर आएगा बेटा, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस डेल, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस डेल। ठीक है ना, जहां a या a डैश कर दो इसको, जहां a डैश बराबर कितना होगा, a नॉट e की पावर माइनस b बाई 2m इंटू टी। ठीक है, a बराबर a नॉट e की पावर माइनस b बाई 2m इंटू टी, वह ये ओमेगा भी बदल जाएगा, ये ओमेगा वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये अवमंदित दोलन की अलग से आवृत्ति आ जाएगी, ये ओमेगा, इसको भी ओमेगा डैश कर दो, आवृत्ति भी बदल गई, सुनना, जो झूला है उसकी आवृत्ति जो पहले थी उससे बदल जाएगी, ये नहीं है, और इसकी स्प्रिंग पेंडुलम की, तो यहां बोल दूं मैं
प्राकृतिक आवृत्ति, प्राकृतिक आवृत्ति, प्राकृतिक कोणीय आवृत्ति, प्राकृतिक कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति जिसको तुम बोलते ना अंडर रूट के बाई एम, वो प्राकृतिक कोणीय आवृत्ति ओमेगा नोट है ना, ध्यान ना, ओमेगा नोट है, ओमेगा नोट है। तो यह ओमेगा नोट नहीं रही, आवृत्ति बदल गई ओमेगा डैश, और वो होगी कितनी, तो ये देखो जहां वह ओमेगा डैश बराबर ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस बी बाई 2m का स्क्वायर का रूट अंडर, ये तो देखो प्राकृतिक। अब अगर बी 0 है, अवमंदन गुणांक 0 है, मतलब कोई अवमंदन नहीं हो रहा, तब ये ओमेगा नोट के बराबर आ जाएगी। हाँ, तब तो झूला अपनी प्राकृतिक आवृत्ति से या स्प्रिंग अपनी प्राकृतिक आवृत्ति से दोलन करेगी। और अगर अवमंदन गुणांक है, जितना ज्यादा अवमंदन गुणांक उतनी आवृत्ति बदलती जाएगी, उतनी आवृत्ति कम होगी, इसका मतलब उतना आवर्तकाल बढ़ेगा, यानी कि झूले की आवृत्ति, यानी कि आवर्तकाल बढ़ गया, यानी कि झूला पहले अगर 2 सेकंड में चक्कर पूरा करता था, अब 2.5 में करेगा। लेकिन जो है वो नियत है इसमें, देखो पहले झूला 2 सेकंड में चक्कर पूरा करता था ना, अब झूला 2.5 सेकंड में चक्कर पूरा करेगा, क्योंकि ये देखो ओमेगा नोट स्क्वायर में से घटा, तो मैं बोल दूं ये आवृत्ति ओमेगा घट गया, और ओमेगा घट गया तो आवर्तकाल बढ़ गया, तो अब नए झूले का नया आवर्तकाल बढ़ गया। ठीक सर, तो ये जो प्राकृतिक आवृत्ति है झूले की, नई जो सॉरी नई आवृत्ति है वो बदल गई, प्राकृतिक से अलग हो गई, तो क्या मैं बोल दूं ओमेगा डैश कम हो गया ओमेगा नोट से। देखो जब भी अवमंदन होता है तो ये बढ़ जाए, तो झूले का ओमेगा डैश कम हो गया, अतः झूले का नया आवर्तकाल पुराने से ज्यादा हो गया, तो बोल दूं स्लो हो गया, झूला स्लो हो जाएगा। तो जब जब अवमंदन झूला धीमा हो गया, धीमा ए टाइम बढ़ने का मतलब धीमा हो गया, तो अपना जो झूला है, अपना जो दोलक है वो धीरे हो गया। समझ गए, लेकिन जो है वो नियत है, धीमा हो गया, बट परंतु नियत होगा, जो भी है वो परंतु नियत। पहले अगर 2 सेकंड था चक्कर का समय, अब 2.5 हो गया, लेकिन जो भी है वो नियत है, परंतु नियत होगा, जो है वो नियत होगा, बदलेगा नहीं, तो धीमा हो गया और नियत है। तो क्या मैं बोल दूं प्राकृतिक आवृत्ति से कम हो गई, आवर्तकाल बढ़ गया, झूला धीमा हो गया। ठीक सर, चलो आगे। तो सर ये तो मजा आ गया, ठीक है। ये और आयाम चरघातांकी रूप से घट रहा, देखो आयाम का घटना चरघातांकी रूप है, ये देखो ए नोट ई की पावर माइनस बी बाई 2m, ये बी क्या है अवमंदन गुणांक, और ये 2m, m कण का द्रव्यमान है जो दोलन कर रहा है उसका। तो मैं बोल दूं इसका वक्र कैसा बन गया, देख चरघातांकी, तो आयाम का वक्र यही बना रहा हूं, ये आयाम आगे और बना दूंगा वापस, ये समय के साथ चरघातांकी स्टार्टिंग हो जाएगी ए नोट जो प्रारंभिक आयाम था उससे, और ये चरघातांकी रूप से घटने का मतलब वही जैसे अपने रेडियो सक्रियता में घटता है ना चरघातांकी रूप से, n बराबर n नोट ई की घात माइनस लैम्डा टी, चरघातांकी रूप से घटता। ये सर समझ में आ गया, चलो। तो ये देखो, अब ये देखो ये यहाँ पे एक तरीके से ये यहाँ क्या हो गया, ये पूरी समीकरण कैसी हो गई, ये देखो इसको और अगर देखूंगा मैं तो ये ऐसे लिखेगी क्या, x बराबर a नोट e की घात माइनस b बाई 2m t साइन ओमेगा डैश t प्लस डेल, ये और इसका वक्र ये चरघातांकी रूप से आयाम घटता रहेगा, और ये समय के साथ दोलन होते रहेंगे हर 2.5 सेकंड में, जैसे पहले 2 था 2.5 हो गया आवर्तकाल, पर 2.5 रहेगा, तो हर 2.5 सेकंड में चक्कर कंप्लीट होगा। तो ध्यान रखना दोलन अवमंदित है, लेकिन झूला चक्कर 2.5 सेकंड में कंप्लीट करेगा। झूला धीरे होने से बच्चा सोचता है लेट करेगा, नहीं, पहले 1-2.5 सेकंड में चक्कर हुआ 10 सेंटीमीटर आयाम का, अब 8 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन होगा 2.5 में। झूले का आयाम कम हो गया और झूला स्लो हो गया, तो चक्कर अभी भी 2.5 में पूरा होगा। बड़ी ब्यूटीफुल बात है, 2.5 सेकंड में। तो मैं बोल दूं ये टी में चक्कर हुआ, ये 2t में हुआ, ये 3t में हुआ, ये 4t में हुआ, ये 5t में, तो टाइम वही लगेगा। और ये देखो आयाम घटता जा रहा है चरघातांकी रूप से, देखो आयाम इस चरघातांकी वाली लाइन को टच कर रहा है, तो पहले समझ में नहीं आया, समझ में आ गया चरघातांकी रूप से घटेगा आयाम, ये यस सर, ठीक सर, ठीक सर। और ऊर्जा देखो, ऊर्जा का आयाम का अकेले आयाम का बनूंगा तो बनाया था, ये आयाम, ये आयाम, ऊर्जा देखो, ऊर्जा का सूत्र क्या बन जाएगा, E बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ए हो जाएगा a नोट e की घात माइनस b बाई 2m t का स्क्वायर, और इसको हल करूंगा तो कितना जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a नोट स्क्वायर e की घात माइनस b बाई m t। ये क्या मैं बोल दूं 2 से 2 कट गया, तो ये आ गई ऊर्जा, इसको e नोट बोल दो ऊर्जा को, तो यहां से कितना जाएगा बोलो, E बराबर E नोट जो प्रारंभिक ऊर्जा थी, ये देख हाफ m ओमेगा स्क्वायर a नोट,
ये भी चरघातांकी रूप से घट रही है, लेकिन यहाँ बी बाई एम आया, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ बी बाई एम आया, तो आयाम और ऊर्जा दोनों चरघातांकी रूप से घटती है, लेकिन यहाँ पे गुणांक बी बाई टू एम होता है, यहाँ बी बाई एम होता है। देखो आयाम में बी बाई टू एम होता है ना, ये आयाम में बी बाई टू एम होता है, ये ध्यान देने वाली बात है बेटा, ध्यान रखना ये, और यहाँ बी बाई एम होता है, तो ये भी चरघातांकी रूप से, तो ऊर्जा भी चरघातांकी रूप से घटेगी, जो प्रारंभिक ऊर्जा उससे चरघातांकी रूप से घटेगी। तो ऊर्जा ई नोट से चरघातांकी रूप से घटी और आयाम भी चरघातांकी रूप से घटा। ठीक से समझ में आ गई। और चरघातांकी फलन याद है, ए रेडियो सक्रियता आप पढ़ोगे 12th क्लास में, एक सेम फैशन से कम होते हैं। देखो चरघातांकी फलनों का, इसको बोलते हैं चरघातांकी फलन, ये एक सेम फैशन से कम होते हैं। क्वेश्चन कराता हूं बेटा, वो काइंड ऑफ ध्यान रख लेना। देखो एक अवमंदित दोलन, एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछते हो, करा रहा हूं। अवमंदित दोलन का आयाम 100 दोलनों पश्चात, 100 दोलनों पश्चात घटकर 1/3, एक तिहाई, 1/3 है ना, ए नोट से घटकर ए नोट से ए नोट बटा 3 हो जाता है, ए नोट से घटकर ए नोट से ए नोट बटा 3 हो जाता है, हो जाता है। तो अगले 100 दोलनों पश्चात, अगले 100 दोलनों पश्चात आयाम क्या होगा। अब सुनना ध्यान से, तो मैं ये कहना चाहता हूं अगर 100 दोलनों में एक तिहाई होगा तो अगले 100 में फिर एक तिहाई होगा, ये बात ध्यान रखो। और नहीं तो फिर हल करने में तो चरघातांकी में अपने को बहुत टाइम लगेगा। तो मैं बोलता हूं समान, इधर देख, ए नोट से ए नोट बटा 3 हो गया कितने समय में, 100 दोलन, तो टी हो गया 100 टी। ये आवर्तकाल नियत होता है, मैंने बताया था, जो होता है टी डैश वो नियत होता है। तो 100 दोलनों में 100 टी समय लगेगा, उतने में ए नोट बाई 3, तो अगले फिर से इतने ही समय में, तो बोल दूं टोटल समय 200 टी। ए यहां से 100 टी में इतना हो गया, अगले 100 टी में, अगला 100 टी लिख दो, अगले 100 टी में, अगले 100 टी डैश में, अगले 100 दोलनों में फिर से एक तिहाई, फिर से एक तिहाई, तो जो है उसका एक तिहाई। तो ध्यान रखना, जो चरघातांकी फलन होते हैं 11वीं क्लास, 12वीं वालों को तो सबको पता है, जो अचीवर वाले उनको सबको पता है, 12वीं वालों को सबको पता है, एक तिहाई हुआ तो फिर से एक तिहाई हो जाएगा। तो मैं बोल दूं हर 100 दोलनों में एक तिहाई, एक तिहाई। अगर कोई मेरे से अगले 100 दोलनों में फिर बोले तो इसका फिर एक तिहाई। अरे समझ में आ गई। तो चरघातांकी फलन ये तुम इसमें पढ़ोगे आपके रासायनिक साम्य में प्रथम कोटि अभिक्रिया में, समझ गए, याद करो, प्रथम कोटि अभिक्रिया में पढ़ोगे आप, एक ही पेशन है, याद है, अर्धायु आदि 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 आदि, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, तो ए नोट बाई 9, तो मैं बोल दो ए नोट बाई 9, ए डैश बराबर हो जाएगा ए नोट बटा 9। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, देखा नीट में, सब समझ में आ गई, ठीक है। ये अब इधर देख, अगर मैं v वर्सेस x का वक्र बनाऊं, अवमंदित दोलन के लिए, अवमंदित दोलन के लिए, दोलन के लिए v वर्सेस x वक्र, v वर्सेस x वक्र, ठीक है, वक्र। तो याद है पहले बनता था दीर्घवृत्त, जो मुक्त दोलन है उनके लिए बनता था दीर्घवृत्त, याद करो, अधिकतम वेग ओमेगा ए होता था और आयाम ए तक जाता था, x ये भाई x, ये तो मैं बोल दो आयाम ए और यहाँ ओमेगा। तो
तो मैं बोल दूं x बराबर 0, जब माध्य स्थिति में होता था अधिकतम में ओमेगा होता था, और जैसे जैसे आयाम की तरफ जाता था वेग घट घट के 0 हो जाता था और दीर्घवृत्त पे गति करता था, और आयाम पर जाते हुए 0 हो जाता था, फिर वापिस आता था तो वेग बढ़ के माइनस ओमेगा हो जाता था। ये तब होता था जब मुक्त दोलन थे। अब अवमंदित दोलन में मैं बोल दूं अगर ओमेगा ए से शुरू करेगा तो जब वापिस आएगा तो थोड़ा सा कम आएगा। यहाँ पे हिसाब इधर देखो, ये देखो स्टार्टिंग करी यहाँ से, ये यूं चल रहा चक्कर, तो मैं बोल दूं ये यहाँ से कम हो गया आयाम, तो ओमेगा ए से कम होगा ये थोड़ा, फिर जाएगा तो क्या वापस ए तक गया था इधर, तो इधर माइनस ए तक जाएगा, नहीं कम, क्योंकि जब ऊर्जा घट गई तो उतना दूर जाएगा ही नहीं, तो मैं बोल दूं आयाम भी घटता जाएगा चरघातांकी रूप से, तो आगे गया ए तक तो पीछे जाएगा ए से कम, फिर मैं बोल दूं अब यहाँ पे जो वेग था उससे भी कम वेग रह जाएगा, तो जितना वेग ये था उससे भी कम हो गया देखो, फिर जितना इधर पीछे गया था मान लो ये a/2 तक और कम जाएगा, तो मैं बोल दूं लगातार आयाम वेग सब घटते जाएंगे और अंततः रुक जाएगा। ए देखो ए दोलक ये मान लो सरल दोलक है, यहां गया ए तक, ओमेगा ए वेग था, यहां आते वक्त वेग घट गया क्योंकि ऊर्जा हानि हो गई, फिर यहाँ ए तक गया था तो यहाँ a/2 तक या a/4 तक ही गया, कम गया 0.9 ए तक गया, फिर वापिस आएगा और वेग घट जाएगा, जो पहले था उससे भी कम हो जाएगा और इधर और कम जाएगा, ऐसे 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 करके रुक जाएगा। तो इस प्रकार से, तो ये स्पाइरल पाथ, क्या बोलते हैं इसको, कुंडलिनी पथ, स्पाइरल पाथ। तो लगातार आयाम और वेग दोनों घटते जाएंगे, आयाम वेग आयाम वेग आयाम वेग आयाम वेग और अंततः 0 हो जाएगा। ये तो कुंडलिनी पथ बनता है, वक्र कुंडलिनी होता है, कुंडलिनी होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भी। ओके सर, तो ये मेरे हिसाब से अवमंदित दोलन की बातें हो गई, ठीक है। प्रणोदित दोलन, प्रणोदित दोलन में हम क्या करते हैं बेटा, बाहर से बल लगवा के आयाम को स्थिर रखने की कोशिश करते हैं, आयाम घट रहा है, ये देख आयाम लगातार घट रहा है, ये आयाम लगातार घट रहा है ना, ये देख ये इस प्रकार से घट रहा है। अब मैं चाहता हूं ये मुक्त दोलन की तरह ही यूं चले यूं, पर मुक्त दोलन तो होगा नहीं क्योंकि ऊर्जा नहीं होती, ऊर्जा तो वहां पे दे दे, जो हानि हो रही है वो वहां पे दे दे, उसके लिए बाह्य बल लगवाया जाता है। क्या करा जाता है, बाह्य बल। तो बाह्य बल लगाकर आयाम को स्थिर रखने की कोशिश की जाती है, इसको बोलते हैं प्रणोदित दोलन। क्या बोलते हैं, प्रणोदित दोलन। तो सी हो गया बेटा प्रणोदित दोलन, प्रणोदित दोलन, प्रणोदित दोलन, ठीक है। तो मैं बोल दूं जब अवमंदित दोलन, अवमंदित दोलन पर बाह्य आवर्ती बल, बाह्य आवर्ती बल, बाह्य आवर्ती बल लगाकर उसका आयाम स्थिर रखा जाता है, तो ऐसे दोलनों को, ऐसे दोलनों को प्रणोदित दोलन कहते हैं, प्रणोदित दोलन कहते हैं, ठीक है। बाह्य आवर्ती बल लगातार लगाना पड़ेगा, जैसे हटा दोगे आयाम कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊर्जा हानि तो हो ही रही है। हाँ, बाह्य बल, बाह्य बल, बाह्य बल, क्षय हुई ऊर्जा, क्षय हुई ऊर्जा, हुई ऊर्जा, बहुत बढ़िया। ये और टंटे हैं इसमें, ये कंपनी है अपनी, कौन सी है बेटा, देख लो रे बैंक्यू, तेरे सामने बोर्ड चलते चलते बंद हुआ है, ध्यान रखना, इसको लेने से पहले सोचना 10 बार, ठीक है। ये एरर है इसमें, 10 बार कह दिया दूरी नहीं हुई। हाँ, बाह्य बल, हानि हुई ऊर्जा, हानि हुई ऊर्जा का, है ना, हानि हुई ऊर्जा की पूर्ति करता है, तो की पूर्ति करवाई जाती, बाह्य बल द्वारा, बाह्य बल द्वारा हानि हुई ऊर्जा की पूर्ति करवाई जाती है। अपन ज्यादा भी दे सकते हैं तो थोड़ा आयाम बढ़ने लग जाएगा, कम दोगे तो घटने लग जाएगा, पर अपना को प्रणोदित दोलन मतलब आयाम मेंटेन रखने की कोशिश करनी, तो उतनी ऊर्जा दिलवा दो, ठीक सर, ठीक है। वह दोलित्र, दोलित्र, दोलित्र अंततः बाह्य बल की आवृत्ति से कंपन करता, बाह्य बल की आवृत्ति से कंपन करने लगता, से कंपन करने लगता है। तो
तो अंततः वो बाह्य बल की आवृत्ति से कंपन करता है, समझ गए? तो इसकी अंततः आवृत्ति बाह्य बल वाली हो जाती है। अब देखो इसकी समीकरण देखो ठीक सा, इसकी अवकलज समीकरण क्या होती है बेटा? m d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b dx बाई dt, ये वो याद है अवमंदन बल, प्लस kx याद है ये वो वाला प्रत्यानयन बल। अब ये जीरो की जगह f नॉट साइन ओमेगा dt, ये dt इसलिए लिखा, ये ड्राइवर फोर्स जो चला रहा है अपने दोलत्र को चलाने वाला बल है ये बाह्य बल, ये बाह्य आवर्ती बल, बाह्य आवर्ती बल, बाह्य आवर्ती बल। बाह्य आवर्ती बल ये, तो एफ नॉट साइन ओमेगा डी टी, ठीक सर, ठीक है। और आयाम कितना हो जाएगा? तो देखो वह 2 लीटर का, और वह x बराबर आ जाएगा a साइन, भाई वही नियत हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5 ये। और ये ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा? ये अंततः आवृत्ति, ये जो है 2 लीटर की आवृत्ति ये हो जाएगी जो बाह्य बल है उसकी। ये प्राकृतिक आवृत्ति नहीं है, ध्यान रखना, ये जो चलाने वाला बल है उसकी आवृत्ति है, ठीक साहब। तो आयाम a का सूत्र हो जाता है a बराबर एफ नॉट बाई एम, ये सब रट ले रहे, हालांकि कोई पूछ नहीं रहा। ये हो जाएगा 2 लीटर की आवृत्ति माइनस ओमेगा नॉट प्राकृतिक आवृत्ति का स्क्वायर, ये है बाह्य बल की आवृत्ति, ये b ओमेगा डी बाई एम का वर्ग। ये कहीं काम नहीं आ रही है, एम्स में पूछते थे क्वेश्चन, अब कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। और जब ये दोनों आवृत्तियां बराबर हो जाती है, किसकी? जो बाह्य बल है उसकी आवृत्ति वह 2 लीटर की प्राकृतिक आवृत्ति बराबर हो जाती है, तो अधिकतम आयाम आता है। क्योंकि ये देखो ये न्यूनतम, नीचे वाली चीज ये 0 हो जाएगी, ये न्यूनतम मान हो जाएगा, तो अधिकतम आएगा, है ना। ओमेगा डी बराबर ओमेगा नॉट पर आयाम अधिकतम होता है, आयाम अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। इसे अनुनाद अवस्था कहते हैं, अनुनादी अवस्था, अनुनादी अवस्था कहते हैं, अनुनादी अवस्था कहते हैं। अतः ओमेगा नॉट बराबर ओमेगा डी पे आयाम अधिकतम हो जाएगा। अतः ओमेगा डी बराबर ओमेगा नॉट पर ए मैक्सिमम कितना आ जाएगा? ये तो ए बराबर एफ नॉट बटा एम अपॉन अंडर रूट ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट का वर्ग, ये मतलब 0 हो जाएगा, सीधा बोल दूं मैं, 0 प्लस बी ओमेगा नॉट बाई एम का वर्ग, और ये रूट कट के आ जाएगा बेटा एफ नॉट बाई एम अपॉन बी ओमेगा नॉट बाई एम, एम से एम गया तो यहां से आ जाएगा बेटा एफ नॉट अपॉन बी ओमेगा नॉट, ये आ गया, ये आया, ये अधिकतम आयाम हो गया, इससे अधिक आयाम आ ही नहीं सकता। ये क्लियर है? ठीक है, इसको बोलते हैं अनुनादी अवस्था, है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा? अनुनादी अवस्था। जब आयाम अधिकतम हो जाता है, कब होता है? जब बाह्य बल की आवृत्ति 2 लीटर की आवृत्ति की, तेरे को पता है माइक्रोवेव में यही तो होता है। माइक्रोवेव में आप एक पर्टिकुलर आवृत्ति पे बना होता है, तो उस पे अपना इतने जल्दी खाने गर्म क्यों जाते हैं? हर खाने के कंटेंट में क्या होता है? पानी, और पानी की जो नेचुरल आवृत्ति, प्राकृतिक आवृत्ति है, उतनी ही माइक्रोवेव की आवृत्ति हो जाती है, जो वेव वेस्ट है उसकी आवृत्ति। और जब दोनों की आवृत्ति मैच हो जाती है तो आयाम अधिकतम हो जाता है, तो उसका जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी, जो तापीय गतिज ऊर्जा, वो अधिकतम हो जाती है, और खाना बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी तापमान बढ़ जाता है। समझ गए क्या? सर समझ में आ गया? क्लियर है? चलो, तो ये अपना अवमंदित व प्रणोदित दोलन हो गया। प्रणोदित दोलन में क्या होता है? बाह्य बल लगा के आयाम नियत रखते हैं, अवमंदित में आयाम घटता है, और मुक्त में आयाम नियत रहता है। ओके बेटा, चलो।